हेलो दोस्तों, मैं कुमार हीरो सर आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक स्पेशल टॉपिक एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन आंसर जो 10th क्लास का है। ये तो आप लोग पहले से जानते ही हैं। तो आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं, यानी कि शब्द से संबंधित जो समस्याएं हैं उसका हम लोग समीकरण प्राप्त करेंगे। कैसे? क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो जाइए। और अगर आप लोगों को समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह का नया वीडियो मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2 से। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में आखिर कह क्या रहा है। देखिए, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है। यानी कि जो आपको कंडीशन दिए गए हैं, कुछ शाब्दिक क्वेश्चन दिया गया है, उसको आपको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो पहले हम लोगों को एक एक करके क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिए, आपको हम पहला नंबर क्वेश्चन बताते हैं कि आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। तो सभी लोग पहले आप लोग एक बार क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ लें अच्छा से कि आपका क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में, यानी कि क्षेत्र की जो लंबाई है वो मीटर में है, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आपको क्या करना है कि द्विघात समीकरण प्राप्त करना है। इस समीकरण मतलब जो समस्या है, यानी ये जो प्रॉब्लम्स है, यानी ये जो क्वेश्चन है, इसके अनुसार आपको एक द्विघात समीकरण प्राप्त करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको दिया क्या क्या गया है। एक आयताकार है, भूखंड है जिसका क्षेत्रफल दे दिया गया है, और कहा गया है कि क्षेत्र का जो लंबाई है वह चौड़ाई के दुगुना से एक ज़्यादा है। अधिक मतलब एक ज़्यादा है, तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई निकालना है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे बनाते हैं इसका सॉल्यूशन, कि कैसे हम लोग इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो पहले हम लोग को इसमें आप लोगों को पता होगा कि लंबाई जो है चौड़ाई से क्या है, दुगुने से एक अधिक है, यानी कि चौड़ाई जो है कम है। तो हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि भूखंड की चौड़ाई जो है वह x मीटर है। तो सोचिए एक आयत हमने बना लिया, एक यह आयत है, आयत दिख रहा है ना आप लोगों को, आयत है, इसका क्षेत्रफल दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो ऐसे तो आपको तो पता ही होगा कि चौड़ाई छोटा होता है और लंबाई बड़ा होता है। ठीक है, ये तो पता है ना। तो मान लीजिए कि चौड़ाई जो है x मीटर है, तो इस तरह से भूखंड की जो लंबाई है वह क्या हो जाएगा, चौड़ाई के दुगुना से एक ज़्यादा है, इसीलिए चौड़ाई के 2x + 1, इसीलिए इसका भूखंड का जो लंबाई है वह 2x + 1 मीटर हो गया। समझ में आया ना कि चौड़ाई अगर हम x मीटर माने तो इसका लंबाई क्या हो जाएगा, 2x + 1 मीटर। अब आप सोचिए कि आपको क्या है, क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। प्रश्न से दिया गया है कि भूखंड का जो क्षेत्रफल है वह कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है। तो अब आप बताइए कि ये भूखंड किसके आकार का है, आयत के आकार का है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, और लंबाई गुने चौड़ाई बराबर दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। लंबाई का मान आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि 2x + 1 है, और चौड़ाई का मान क्या है, x है। तो हम लंबाई का मान रख देते हैं, कितना रखेंगे, 2x + 1, और चौड़ाई का मान रख देते हैं x, और बराबर में 528 ही रहेगा। इसको आप अब गुना कर सकते हैं, तो 2x में 1 से गुना कीजिएगा। ठीक है, 2x में 1 से गुना कीजिएगा तो 2x स्क्वायर आएगा, और 1 में अगर 1 से गुना कीजिएगा तो x ही रहेगा, बराबर में 528। अब ये बराबर के बाद 528 है, इसको हम इधर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में 528 आ जाएगा, और बराबर के बाद कुछ नहीं बचेगा तो 0, यानी कि ये जो आपका आया यही आपका अभीष्ट द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर निकालना था क्या, कि द्विघात समीकरण प्राप्त करना था इस क्वेश्चन के मदद से। हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आया हो तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि इसी का दूसरा, 2 का 2 नंबर। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है,
तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि कहा क्या जा रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल दिया गया है 306। तो पहले आप बताइए कि धनात्मक क्रमागत पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक पहले आप लोगों को जानना होगा। तो मान लीजिए कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः एगो x है और एगो x+1 है। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण हम आपको बताते हैं। जैसे पूर्णांक क्या होता है, 2 के बाद 3 के बाद 4, जैसे 1 के बाद 2 के बाद इस तरह से होता है। तो कितना कितना बढ़ता है, एक एक बढ़ता है। तो अगर पहला x है तो दूसरा क्या होगा, x+1 होगा। तो इसीलिए पूर्णांक हम एगो x माने हैं तो दूसरा x+1 माने हैं। समझ में आया ना। तो इस तरह से पूर्णांक तो हम मान लिए कि एगो x है तो एगो x+1 है, और दोनों का गुणनफल कितना की दिया गया है, 306। तो अब आप देखिए प्रश्न से कहा गया कि गुणनफल बराबर 306 है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, गौर से देखिएगा। गुणनफल यानी कि दोनों को हमको गुना करना है, x गुने x+1 बराबर 306, और इससे हम लोगों को समीकरण। तो इसको अब हम लोग गुना करेंगे कि कैसे गुना करते हैं। देखिए x में x से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, x², और x में 1 से गुना करेंगे तो x, अब बराबर में 306 रहेगा ही रहेगा। अब हम लोग क्या करें, इस 306 प्लस में इधर आके क्या होगा, तो माइनस में 306, तो x² प्लस x माइनस 306 बराबर 0, और यही आपका अभिष्ट द्विघात समीकरण हो गया। यही हो गया आपका आंसर। हमको लगता है बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा। बस आपको यहाँ पर ध्यान देना था कि पूर्णांक क्या होता है। तो एगो x होगा तो अगला क्या होगा, x+1, ठीक है। तो 2 नंबर भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है और उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो इसका द्विघात समीकरण आपको बनाना है। तो रोहन की माँ उससे कितना वर्ष ज़्यादा है, 26 वर्ष ज़्यादा है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो द्विघात समीकरण क्या होगा। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो पहले हम लोगों को मान लेना होगा कि रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या किए कि रोहन की आयु मान लिए कि वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है। तो सोचिए रोहन की आयु से उसकी माँ जो है 26 वर्ष ज़्यादा है, तो इसीलिए रोहन की माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, x + 26 वर्ष, क्योंकि उससे तो 26 वर्ष ज़्यादा है ना। रोहन से 26 वर्ष क्या है, ज़्यादा है, तो इसलिए हम x + 26 वर्ष लिखे। अब आप सोचिए क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था कि अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद में, तो 3 वर्ष बाद जो है दोनों का गुणनफल 360 हो जाएगा। तो पहले हम लोग यह पता कर लेते हैं कि 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितना होगा। तो सोचिए रोहन अभी x वर्ष का है, तो 3 साल के बाद क्या होगा, 3 वर्ष बढ़ जाएगा उसमें, तो इसीलिए हम x + 3 वर्ष लिखे। रोहन अगर बढ़ेगा तो उसकी माँ भी बढ़ेगी, तो इसीलिए रोहन की माँ की आयु कितना हो जाएगा, x + पहले 26 था ना, रोहन की माँ की आयु कितना था, x + 26 था। अब उसमें भी 3 को ऐड कर दिए, ये 3 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हम लोगों को, x + कितना मिलेगा, 26 को 26 और 3 को ऐड कर देंगे तो हमको 29 मिलेगा। तो इस तरह से रोहन की माँ की आयु कितना हो गया, x + 29 वर्ष, और रोहन की 3 वर्ष के बाद आयु कितना हो जाएगा, x + 3 वर्ष। ये तो आपको समझ में आ गया ना। अब हम लोग इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है, से देखिएगा ध्यान से। प्रश्नानुसार प्रश्न से क्या कह रहा है कि गुणनफल इसका क्या है, 360 दिया गया है। तो सोचिए कि रोहन की आयु की 3 वर्ष बाद कितना होगा, x + 3 वर्ष, और उसकी माँ की आयु कितना हो जाएगा, x + 29, क्योंकि x + 26 तो पहले से ही था, और बराबर में 360। अब हम लोगों को इसको गुना करना होगा। तो गुना करेंगे तो क्या होगा, x में 1 से तो x², x में 29 से तो 29x, और फिर 3 में 1 से तो 3x, और 3 में 29 से तो 29 3 87, और बराबर के बाद 360 रहेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, इसको आराम से जोड़ सकते हैं। क्या, x² 29 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 32x, और प्लस में 87, ये 360 बराबर के बाद था, तो इसको हम लोग इधर ले आए तो क्या हो गया, माइनस में 360, अब बराबर के बाद कुछ नहीं तो 0। अब 87 में से 360 को घटाएंगे तो हमको मिलेगा, गौर से देख लीजिएगा, कि x² + 32x, और ये जो 87 में से 360 को घटाएंगे तो माइनस में 273 बराबर में 0, ठीक है। तो यही आपका अभिष्ट द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। समझ में आ गया होगा, ये हो गया आपका आंसर।
ठीक है, हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यह थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोगों को समझना पड़ेगा। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, कम, ज़्यादा नहीं, कम होती, तो वह उसी दूरी को, मतलब उतना ही 480 किलोमीटर को ही तय करने में 3 घंटे अधिक लेती, यानी 3 घंटा जो है अधिक समय लेता है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो आपको द्विघात समीकरण बनाकर बताना है। तो सोचिए कि एक रेलगाड़ी है जिसका कि कितना किलोमीटर तक जाएगा, 480 किलोमीटर वो दूरी तय करता है। ठीक है, स्पीड अगर कम करके जाएगा तो भी 480 किलोमीटर ही जाएगा, और अगर स्पीड जितना समान चाल से जाएगा तो ये 480 किलोमीटर ही जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की वास्तविक चाल यानी समान चाल जो है वह x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसी में अब क्या करेगा, कमी बेसी करेगा, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल अगर कम कर देते हैं तो रेलगाड़ी की चाल भी कम जाएगा। तो रेलगाड़ी की चाल अब कितना हो जाएगा, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बात समझ में आया ना, क्योंकि चाल पहले x था तो उसमें हम 8 कम कर दिए, तो अब चाल जो है x माइनस क्या हो गया, 8 हो गया। ये बात समझ में आ गया ना। अब सोचिए कि पहली स्थिति में, गौर से समझिएगा, पहली स्थिति में शुरू में जाएगा जब उसका चाल x किलोमीटर प्रति घंटा था, तो समय बराबर आपको पता होगा दूरी बटा चाल होता है, याद है ना, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो उससे हम लोग समय का मान निकाल लिए, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना जाएगा, 480 किलोमीटर ही, और चाल तो उसका x था। तो इस तरह से आपका समय पहला स्थिति में 480 बटा x घंटा लगा। ठीक है, और अब स्पीड को कम कर देगा, वो क्या करेगा, अब स्पीड को वो कम करेगा। तो दूसरी स्थिति में समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल, फार्मूला तो वही रहेगा। दूरी तो उतना ही जाएगा, 480 किलोमीटर ही जाएगा, लेकिन अब उसका चाल जो है, चाल कम गया, क्या हो गया, x माइनस 8, यानी कि अब जो इसका समय लगा 480 बटा x माइनस 8 घंटा। तो अब आप सोचिए कि अब प्रश्न से हम लोगों को करना क्या है, अब हम लोगों को प्रश्न से सेट करना है यह कि देखिएगा, अब प्रश्न से सेट यह करना है कि किसमें समय ज़्यादा लगा। सोचिए, चाल कम रहेगा तो ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि चाल कम रहेगा तो धीरे धीरे जाएगा, तो उसका तो समय ज़्यादा लगेगा ना, लेट से पहुँचेगा। तो यही हम प्रश्न से लिखते हैं। प्रश्न से क्या किए, गौर से सोचिए, ये शुरू का स्थिति है और ये बाद का स्थिति है। तो बाद वाला तो लेट से जाएगा, तो कितना लेट से जाएगा, तो प्रश्न में दिया गया था कि 3 घंटे अधिक लेती है, मतलब 3 घंटा लेट से पहुंचता है। तो कम जो समय लगा है उसी में हम 3 घंटा जोड़ दिए, तो यह बराबर कर जाएगा। ठीक है, शुरू वाला कम समय लेगा ना, बाद वाला ज़्यादा समय लेगा, तो इसीलिए हम शुरू वाला में 3 जोड़ दिए। या आप ऐसे कर सकते हैं कि बाद वाला में से पहले वाला घटा कर क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं डायरेक्ट। या आप इसी को ऐसे कर दीजिए, +3, इधर आके क्या हो गया, -3, इस तरह से कर सकते थे। या आप ऐसे कर दीजिए, 3 को इधर छोड़ दीजिए और प्लस में 480 है, इसको इधर ले आइए, तो 480 बटा x माइनस 8, और प्लस में 480 तो माइनस में 480 बटा x, बराबर के बाद 3 ही रहेगा। ठीक है, तो ज़्यादा समय ये लेता है बाद वाला, और पहले वाला तो कम समय लेता है। कितना कम समय लेता है, तो 3 घंटा। अब इसको हम लोगों को कैलकुलेट करके बनाकर इससे हमको समीकरण प्राप्त करना। ठीक है, यह तक तो समझ में आ गया। अब देखिए, इसी को हम लोग क्या करें, अब इसको भिन्न के घटाव बनाना होगा, तो इसका लघुत्तम निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, तो दोनों लिखना होगा। अब x में 480 से गुना करेंगे तो 480 माइनस, और इसमें इसे गुना करना होगा तो 480 गुना x माइनस 8, और बटा में तो ये दोनों रहेगा, बराबर के बाद 3 रहेगा। अब हम लोग इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 480 में 1 से तो क्या होगा, 480 ही रहेगा, ये तो 480 x रहेगा ही, और 480 ये माइनस माइनस मिल के क्या होगा प्लस, और 480 में अगर 8 से गुना कीजिएगा तो 3840, और बटा में आप इसको भी ब्रैकेट तोड़ दीजिए तो x² और माइनस में 8x, बराबर के बाद 3 रहेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 480 से 480 को काट सकते हैं, क्योंकि ये प्लस में और एक माइनस में है तो कट सकता है। तो क्या बचेगा, बचेगा आपका 3840, आप बटा में x² माइनस 8x, बराबर के बाद 3 है। अब इस 3 से भी इसको आप चाहे तो काट सकते हैं, कितना बार में काटिएगा, 1280 बार में। तो आपका बचेगा क्या, देखिएगा 1280 बटा x² माइनस 8x, बराबर के बाद तो कट गया 3, तो क्या बचेगा 1, और बटा में 1 लिख सकते हैं। तो इसको आप क्रॉस गुना कर सकते हैं, तिरछा तिरछे।
तो इसको इससे गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर के बाद एक में गुना कीजिएगा 1280 से तो 1280, और ये 1280 प्लस में है, इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस में 1280। तो यही आपका द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया, यही हो गया अभिष्ट आपका द्विघात समीकरण। हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत है तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखिएगा, आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में ज़रूर आएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज का अंक इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।